गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की, और जिसमें से हम सबसे पहले ग्लोब को देख रहे हैं, जिसको हमने पृथ्वी जो हमारी है, जिसको हमने ग्लोब कहते हैं हम, जो कि यूनानियों का एक शब्द है, जो यूनानियों ने हमें ग्लोब नाम से दिया है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने देखा कि भारत की आकृति या भारत की जो लोकेशन है वो किस जगह है पृथ्वी के अंदर, हमने वो बात की थी, जिसमें हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा, और जिसमें से जो दूसरा पॉइंट अधूरा छूट गया था, जिसे हम देशांतर कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देशांतर के हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। तो आप सबसे पहले नोट डाल लीजिए देशांतर, और मैं सुहेल चौधरी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हमारी हेडिंग है, सबसे पहले देशांतर की हम बात कर रहे हैं। देशांतर आप लोग नोट कर लेंगे। देशांतर में हमें पढ़ना है देशांतर होते क्या है, थोड़ा हम इसके बारे में आपको समझा देते हैं। तो देशांतर की हम बात करें तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी इस आकार में बनी हुई है। पहले पृथ्वी को गोल कहा जाता था, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है, ये बात आप समझ लें। पृथ्वी गोल भी नहीं है और पृथ्वी अंडाकार आकार में भी नहीं है। पृथ्वी के अगर हम सही उसके जो है स्ट्रक्चर की बात करें, उसके डायग्राम की बात करें, तो पृथ्वी कुछ कुछ ऐसे है, ऊबड़ खाबड़ जिसे हम कह लें, कहीं ऊंची कहीं नीची। जैसे इस जगह से अगर पृथ्वी नीची है तो समझ लीजिए यहाँ समंदर है, यहाँ से ऊंची है तो समझ जाइए कि यहाँ पर्वत है, हिमालय है। आपने देखा होगा हमारे देश में भी हिमालय है, समंदर भी है, ऐसे ही पूरी दुनिया में है। तो सही जो स्ट्रक्चर है पृथ्वी का ऐसा है, लेकिन हम पढ़ने के लिए इसको इस आकार में बना देते हैं, इसको हम एक ग्लोब नाम देते हैं। जिसमें से हम रेखाओं की बात करें तो ये होती है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी को बीचों बीच में से काटती है। दो भागों में पृथ्वी को काटती है, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, नॉर्थ और साउथ में वो काटती है। आइए, एक और रेखा होती है इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, और जहां मेरा मार्कर चल रहा है वही आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर है बात। पृथ्वी को हमने 4 भागों में बांट दिया, एक उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इन रेखाओं में हमने, यहाँ के 4 भागों में हमने पृथ्वी को बांट दिया है। अब क्या होगा कि बहुत सारे हमने देशांतर बनाए हैं। जैसे एक देशांतर ये आ गया आपका, दूसरा ये आ गया, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा, तब एक देशांतर बनके तैयार होता है। इनको कहा जाता है देशांतर। ऐसे पूरी पृथ्वी पर हमने काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, जो हमने पूरब से पश्चिम की तरफ रेखा खींची है, उन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। सॉरी। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं या इनको मिलाने का प्रयास करती हैं, उन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में इससे पहली वाली वीडियो में बात कर ली है, और अब हम जो बात करेंगे वो देशांतर रेखाओं की बात करने वाले हैं। इतनी चीज आपके समझ में आसानी से आ गई होगी। क्लियर है बात। आइए अपन देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं इसकी हेडिंग क्या है। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, आपसे कोई पूछेगा बताइए देशांतर क्या होते हैं, और इनकी अगर हमें हेडिंग लिखनी है या इनकी डेफिनेशन लिखनी है तो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, और इसकी डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। मैंने थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास किया है, अगर ना दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आप जो लिखते हैं वो दिखता नहीं है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा करने का अगली वीडियो से प्रयास कर दूंगा। देखिए आप, वे काल्पनिक रेखाएं जो समान कोणीय दूरी को मिलाती हुई उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव खींची जाती हैं, उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। समान दूरी पर काटते हुए ऐसे करके आई, फिर ये आई, फिर ये आई, जो ऐसे आती हैं, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के बिंदु तक जाती हैं, उन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। हेडिंग क्लियर हो चुकी है। इससे आगे वाला पॉइंट देखते हैं। देखिए, प्रत्येक देशांतर को ध्रुव से ध्रुव तक खींचा जाता है। उत्तरी ध्रुव से, या हम कहें नॉर्थ ध्रुव से लेकर साउथ तक जो है खींचा जाता है, तब एक बनेगा। ये नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ले आए और यहाँ छोड़ दिया, तो ये पूरा नहीं होगा। जब तक नीचे तक नहीं लाएंगे, दक्षिण ध्रुव से इसको नहीं मिलाएंगे, तब तक वो जो है देशांतर रेखा बनकर कंप्लीट होगी ही नहीं। आप इस बात को समझ लीजिए। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे कि प्रत्येक देशांतर को ध्रुव से ध्रुव तक खींचा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। दो देशांतर के बीच का भाग गौर कहलाता है, दैट इज पॉइंट। देखिए, एक देशांतर ये हो गया और एक देशांतर ये हो गया।
इनके बीच का जो भाग है इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है गौड़। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए दो देशांतरों के बीच का जो भाग होता है उस भाग को क्या कहा जाता है? तो आपके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें आपको एक ऑप्शन गौड़ दिख जाएगा, यही आपको टिक करना है। क्लियर है बात? ऐसे हमने आपको बताया था कि जो अक्षांशों के बीच जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? इनको कटिबंध कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये गौर समझ लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला पॉइंट देखते हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी असमान होती है। जो दो देशांतर हैं इनके बीच की दूरी, जैसे हम इसकी बात करें, इन दोनों की दूरी की अगर हम बात करें तो असमान होगी। यहाँ ज़्यादा दूरी होगी, जब हम यहाँ की बात करेंगे ये देशांतर की दोनों की, तो यहाँ कम होगी, और नीचे आएंगे तो और कम होगी, सेम ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो कम होगी। मतलब दो देशांतर के बीच की दूरी जो है असमान होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है। वहीं हमने अक्षांश की जब बात की थी तो हमने पढ़ा था कि दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। अक्षांश रेखाएं ये वाली हैं जो पृथ्वी को पूरब से पश्चिम की ओर मिलाती हैं, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये आपके सामने अक्षांश रेखाएं बनी हुई है। इनकी दूरी की हम बात करें तो पूरी पृथ्वी में इनकी दूरी समान देखी जाएगी। वहीं देशांतर की बात करें तो वो असमान होती है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक 111 किलोमीटर की दूरी देखी जाती है। मतलब यहाँ हम इस रेखा की बात करें तो इसके आसपास जो होगा, या हम कहें इस वाले अक्षांश की हम बात करें, इसकी करें, इनकी करें, देशांतर की हम बात करें तो इनकी दूरी जो है 111 किलोमीटर हाईएस्ट देखी जाएगी। और ध्रुवों पर न्यूनतम 0 डिग्री भी होती है, 0 किलोमीटर भी इनकी दूरी देखी जाएगी। यहाँ हम बात कर लें, यहाँ हम बात कर लें, यहाँ हम बात कर लें। मेरी बात समझ में आई? यदि हम उत्तर की बात करें तो भी 0 होगी, दक्षिण की बात करें तब भी 0 होगी। जितना हम बीच में आएंगे उतनी ज़्यादा उनकी दूरी होगी, किलोमीटर ज़्यादा होगा। और जैसे हम नीचे आते जाएंगे किलोमीटर कम होता जाएगा, और आखिर में आगे ये 0 भी हो जाएगा। लेकिन अक्षांश की हम बात करें तो यहाँ से ये दो हमने अक्षांश रेखा खींची, एक ये वाली, एक ये वाली। यहाँ आ जाइए आप, यहाँ भी जो है ये समान दूरी बनाते हुए दिख रही हैं। क्लियर है बात? दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगला पॉइंट देखते हैं। वो कह रहा है बताइए कुल देशांतर कितने हैं? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमने बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। इस रेखा के पूरब की तरफ 180 और काल्पनिक रेखा खींची गई हैं, जैसे हमने आपको खींच के बताई हैं। ये हो गई, ये हो गई, ऐसे करके बहुत सारी खींची गई हैं। और हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में भी जो है 180 रेखाएं खींची गई हैं। तो आप समझिए 180 पूरब में, 180 पश्चिम में, और एक जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो आपकी हो गई। तो टोटल आपकी हो जाती है 361 रेखाएं हो जाती हैं। अब इन रेखाओं में से जो बीच में रेखा खींची गई है उस रेखा को नहीं माना जाता है, तो एक माइनस कर देंगे तो टोटल आपकी आ जाएंगी 360 कुल देशांतर होते हैं। पृथ्वी पर या हम कहें ग्लोब में कितने देशांतर होते हैं टोटल, तो आप आराम से कह देंगे कि 360 टोटल देशांतर होते हैं। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। देशांतर में से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैं उन सारी चीज़ों को आपको क्लियर कराने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन देशांतर को लेकर बनेंगे या अक्षांश को लेकर बनते तो हमने आपको अगली वीडियो में बता दिया था। अब जितने भी क्वेश्चन देशांतर को लेकर बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। देशांतर रेखाओं से समय की गणना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और स्थिति निर्धारण का कार्य किया जाता है। मतलब जो देशांतर रेखाएं बनाई हुई हैं, जो दी गई हैं, इनसे हम जो है समय निर्धारित करते हैं, टाइम निर्धारित करते हैं। हम ये पता लगाते हैं कि 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं, या हम कहें इंडिया में 5:30 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे, पाकिस्तान में 5 बज रहे होंगे, बांग्लादेश की बात करें तो 6 बज रहे होंगे। इन सारे टाइम का जो पता लगता है, पूरी दुनिया में जो टाइम की मालूमात हो पाती है वो जो है देशांतर रेखाओं के थ्रू ही मालूम हो पाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर ऑल वर्ल्ड, या पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमें
समझनी चाहिए। एग्जाम के पर्पज से तो पता होना ही चाहिए, लेकिन हम लोग अगर एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं या हम समझदार लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए जो टाइम हमारी घड़ियों में होता है, जो हमारे फ़ोन में होता है, वो टाइम जो हम निर्धारित करते हैं वो देशांतर रेखाओं के आधार पर हम निर्धारित कर पाते हैं। जैसे आप कभी भी देखिए, आपके पहले फ़ोन आते थे छोटे, उनमें देखा होगा आपने, जब आप टाइम सेट करते थे तो उसमें लिखा होता था 5.5 घंटे आगे, GMT, ग्रीनविच टाइम, तो वो उसमें आता था। वो यहीं से है, देखेंगे उसको भी आगे। कंप्यूटर पॉइंट पर लौट के आते हैं। पृथ्वी को एक देशांतर घूर्णन करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे आने पर, इससे इस वाले पर आने पर 4 मिनट लगती हैं, इससे इस पे 4 मिनट लगती हैं, इससे इस पे 4 मिनट, मतलब एक देशांतर को पार करने में जो टाइम लगता है वो टाइम 4 मिनट है, और यहीं से ही आपका टाइम निकल कर आएगा। तो वो कह रहा है कि एक देशांतर को पार करने में टाइम लगता है 4 मिनट। टोटल हम जो है लॉन्गिट्यूड की बात करें या देशांतर की बात करें तो 360 है, इंटू 4 करेंगे तो 1440 आएगा, और मिनट की हम बात करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। जब मिनट में इसको निकालेंगे तो 24 घंटे आएंगे। हमारे मिनट निकल कर आए 1440, क्योंकि वो 4 मिनट की बात कर रहा है ना। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, तो वो क्या 360 देशांतर को पार करने में कितनी मिनट लगेंगी? 1440 मिनट लगेंगी। और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। जब हमको घंटे में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 60 से इसमें भाग करेंगे तो 24 घंटे निकल कर आएंगे, और एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ये आपको मालूम है। यहाँ तक बात समझ में आई? आइए आगे चलते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर आने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। क्लियर है बात? इससे हमारे जो दुनिया का या हमारे देश का जो टाइम है वो यहीं से मालूम होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, इस रेखा को किस और नामों से जाना जाता है? कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि बताइए 0 डिग्री देशांतर को किस और नाम से जाना जाता है, तो बताइए इसमें से गलत कौन सा है? 4 ऑप्शन होंगे, 3 सही नाम दिए होंगे और एक होगा अक्षांश रेखा कहा जाता है। आपको अक्षांश करना है। मान लीजिए वो कहे कि 0 देशांतर रेखाओं को जो है और किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, ये 3 ऑप्शन होगा, और एक और होगा अक्षांश रेखा। बताइए इसमें से कौन सा गलत है? तो आप अक्षांश रेखा को गलत कर देंगे। तो आप समझ लीजिए कि इसके जो उपनाम है इनको और किस नाम से दुनिया में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा, GMT लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा और आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि इस टाइम को कब निर्धारित किया गया या इसको ना टाइम के लिए कब समझा, तो देखते हैं। इस रेखा को 1884 में वैश्विक स्तर पर समय की गणना करने के लिए किया गया था। समय की गणना करने के लिए इस टाइम को जो है माना गया, किस सन में माना गया? 1884 में या 1884 में इसको जो है माना गया या वैश्विक मान्यता दी गई कि इस हम जो देशांतर रेखाओं से पूरी दुनिया का टाइम पता कर सकते हैं। ये एक पॉइंट हमारी समझ में आया। क्लियर है बात? इसके बाद हम देखते हैं और क्या चीज़ें हमारी समझ में आई। ये जो संधि हो रही थी ये वॉशिंगटन DC में हो रही थी। वॉशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है और अमेरिका की राजधानी में ये बैठक हो रही थी। 1884 में इसको वैश्विक स्तर पर गणना करने के लिए, टाइम निकालने के लिए मान्यता प्राप्त की गई। किसको? इस जो 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को, जितनी भी देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इस रेखा को इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से खींचा गया है। जब ये पहली लाइन जो खींची गई, जो ये रेखा खींची गई, इसको इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से खींचा गया है। मतलब 0 डिग्री रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से है। जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ता रहेगा, पश्चिम की तरफ आएंगे तो टाइम घटता रहेगा। ये चीज हम आगे देखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए आप कि जब इस रेखा को खींचा गया तो दुनिया के अंदर किस शहर से खींचा गया? इंग्लैंड से। और इंग्लैंड के अंदर जो एक शहर है उसका नाम है ग्रीनविच शहर, वहां पर इसको खींचा गया है। और यह रेखा अटलांटिक महासागर से भी गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए यह किस महासागर से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर होगा अटलांटिक महासागर से होकर भी गुजरती है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह रेखा विश्व के 7 देशों से गुजरती है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस रेखा की हम बात कर रहे हैं, जो टाइम हमने देखा
हमने कहा कि इसको इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से खींचा गया। मान लीजिए यहाँ आपका ग्रीनविच शहर बना हुआ है, तो इसको ऐसे इस शहर से बिल्कुल खींचा गया। अब यहाँ भी तो कुछ देश होंगे, यहाँ 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 बहुत सारे देश होंगे। तो वो कह रहा है कि बताइए कितने और देशों से जो ये लाइन गुजर के जाती है, तो वो 7 देश और हैं। कितने देश हैं? वो 7 हैं, जिसमें से एक की बात हम करें, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। इन देशों से होकर ये जो रेखा है, ग्रीनविच रेखा की हम बात कर रहे हैं, जो गुजर के जाती है, 7 देशों से गुजर के जाती है, जिसमें से हमने आपको बताया सबसे पहले की हम बात करें तो इंग्लैंड से होकर गुजरती है, देश की बात कर रहे हैं हम। और एग्जैक्ट रूप से पूछे कि किस शहर से होकर गुजरती है, अगर वो एग्जैक्ट रूप से आपसे पूछ रहा है कि बताइए किस शहर से होकर गुजरती है, तो वो कह देंगे आप ग्रीनविच शहर से। सॉरी, अगर वो आपसे कहे कि बताइए और किन देशों से गुजरती है, तो फ्रांस से, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, इन देशों से होकर ये गुजरती है। और गुजरने के बाद मैं आपको बता दूं कि जब आप देखेंगे पृथ्वी पर, तो सबसे पहले जो देश दिखेगा वो आपको इंग्लैंड होगा, उसके बाद जो आपको दिखेगा उससे नीचे फ्रांस होगा, उसके नीचे स्पेन होगा, स्पेन के नीचे अल्जीरिया, अल्जीरिया के नीचे माली, माली के नीचे बुर्किना फासो, उसके नीचे घाना। मतलब ये जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही लिखे हुए हैं। इन देशों को आप नोट कर लेंगे। और मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में पूरब में जाने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम में जाने पर समय घटता है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये आपकी रेखा होगी, यदि आपको इधर वाले एरिया में जाना है तो आपका टाइम बढ़ता जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे। इधर आना है आपको तो आपका टाइम घट रहा होगा। मान लीजिए इंग्लैंड में 6 बज रहे हैं, तो वो अगर इधर आया, या हम कहें 15 देशांतर तक वो अगर इधर आया, तो आप समझिए 15 मतलब हो गया 60 मिनट, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में लगती हैं 4 मिनट, तो 15 को पार करने में लगेंगे 60 मिनट। तो 15 देशांतर इधर हम आएंगे, तो मान लीजिए यहाँ कोई देश बसा हुआ है, तो 1 घंटा घट जाएगा, मतलब यहाँ 5 बज रहे होंगे। ऐसे अगर हम इधर जाएंगे 15 देशांतर पार करेंगे तो यहाँ 7 बज जाएंगे। ऐसे ही हमारा इंडिया यहाँ लोकेटेड है, जो कि 82.5 डिग्री पर बना हुआ है, 82.5 डिग्री पर बना हुआ है। तो हमारे यहाँ 5.30 मिनट, यहाँ पे 5 घंटे 30 मिनट टाइम अधिक हो जाता है इंग्लैंड से। जब हम भारत की टाइम रेखा की बात करेंगे तो फिर इसको खोलकर समझाएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, पूरब की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, इधर की तरफ आएंगे तो टाइम घटेगा। क्लियर है बात? इसको अगला पॉइंट देखते हैं। जिस देश का देशांतर विस्तार अधिक होता है, उस देश में टाइम जोन 1 से अधिक पाई जाती हैं। वो कह रहा है कि मान लीजिए कोई बड़ा देश है, जैसे एग्जांपल रसिया, बड़ा देश है, इतने एरिया में आ रहा है, कितने सारे देशांतरों को उसने घेरा है। जब इतने सारे देशांतरों को घेर के वो चलेगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक टाइम होगा, भारत के अंदर एक टाइम है। पूरे भारत में कहीं भी घूमिए, अगर भरतपुर में 12 बज रहे हैं तो दिल्ली में ही 12 बजेंगे, और आपके कर्नाटक में भी 12 बजेंगे, पूरे भारत में 12 ही बजेंगे। लेकिन रसिया की बात करें तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर टाइम जोन जो है ज़्यादा होगा। मतलब रूस के अंदर जो टाइम जोन देखा जाता है, रसिया के अंदर वो 11 टाइम जोन है। मतलब 11 टाइम इनके बने हुए हैं अलग अलग। जिस एरिया में जो बंदा रह रहा होगा वह उसी हिसाब से टाइम होगा। कहीं 12 बज रहे होंगे, कहीं 12:30, कहीं 1, इस तरीके से जो है 11 भागों में टाइम को बताया गया है। हमने देशांतर के बारे में समझाया, आपके समझ में आ गया। हम अगला पॉइंट जो उठाएंगे वो उठाएंगे कि देशांतर से जो है टाइम निकाला जाता है, और भारत का टाइम कैसे निकलता है, कौन सी रेखा से निकलता है, तो वो बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। सभी को मेरा जो है ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।